नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार को पढ़ा था, उसी तरह आज हम अपने इस लेक्चर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे दोस्तों, जो कि पार्ट 4 में आता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में आता है ये दोस्तों। इसमें आर्टिकल 36 to 51 तक आते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये डीपीएसपी को संविधान में लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। दोस्तों, जब बी.एन. राव जो सलाहकार थे संविधान सभा के, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। वो 2 लिस्ट बनाए कि ये फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो दोस्तों, उस समय कुछ फंडामेंटल राइट्स तो हमको पार्ट 3 में मिल गए, भाग 3 में मिल गए, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे थे जो उस वक्त सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त हम आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे। तो दोस्तों, इसलिए वो चीज़ें नहीं लागू हो पाई। इसीलिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, तो उसी तरह से उसको लागू करने की बातें की गई हैं। तो इसीलिए जो भाग 3 में है, उसको तो हमारा फंडामेंटल राइट्स कहता है कि मतलब वो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों, जो ये भाग 4 में है, इसको ऐसा बनाया गया कि इसी के निर्देश पे राज्य चलेंगे और राज्य इसको जो है लागू करेगा जब वो इसमें सक्षम होगा। इसीलिए इसको न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इसको मतलब न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता है दोस्तों। इसी की बात की गई है। इसमें जो जो नियम लिखे गए हैं, अगर उसको राज्य लागू करे तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम आपको बताते हैं शुरू से कि ये कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे संविधान में दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों, ये हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। और ये आयरलैंड में दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान में दोस्तों ये स्पेन से लिया गया था। तो दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा कि इसको स्पेन से लिया गया था आयरलैंड के संविधान में। लेकिन हमारे संविधान में ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। इसको हमने जब संविधान के स्रोत पढ़ाए थे तो उसमें आपको हम इसे बताए भी थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है दोस्तों, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, निर्देशक सिद्धांत जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रदत्त अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं, जिनको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। ये दोस्तों प्रश्न बन जाता है कि ये कहाँ से मिलते जुलते हैं, कि इनुमरेटेड है कहाँ से। तो ये प्रश्न बनता है प्रश्न पेपर में, तो इसको आप याद रखिएगा। ये लिया तो आयरलैंड से गया है, लेकिन जो निर्देशक सिद्धांत है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो था 1935 गवर्नेंस एक्ट ऑफ इंडिया का, उससे भी लिया गया है दोस्तों। मतलब लिया क्या गया है, उसी से मिलता जुलता है दोस्तों ये। तो लिया कहाँ गया है, लिया कहाँ से गया है, आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन मिलता जुलता किससे है, तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो है 1935 का, वहाँ से लिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बता दिया कि कहाँ से मिलता जुलता है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिलता जुलता है, जिसको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कहा गया कि ये क्या क्या इसके मतलब किसके लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं दोस्तों, इसकी हम बात करते हैं। ये भारत की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भारत के राज्य को संचालित करने के लिए संस्थानों को दिए गए दिशा निर्देश या सिद्धांत हैं दोस्तों। सीधी सी बात ये है कि हमारे जो राज्य हैं उनको ये सिद्धांत मतलब एज डायरेक्शन दिया गया है कि आप अगर इन इन चीज़ों को यूज करते हैं, इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, लागू करते हैं अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में, राज्य में। राज्य की परिभाषा दोस्तों वही है जो हमने अनुच्छेद 12 में बताई थी। अभी ये अनुच्छेद 36 में भी इसकी बात होगी। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि राज्य मतलब सिर्फ राज्य नहीं, जितने भी सरकारें आती हैं, जो निकाय हैं, सबकी बात इसमें की गई है। तो दोस्तों, अगर वो सब इन कानूनों को लागू करती हैं तो हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। कल्याणकारी राज्य बनने में ये बहुत सहायता करेंगी अगर ये इस दिशा निर्देश को वो पालन करते हैं।
ठीक है दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि ये सिर्फ एक दिशा निर्देश है कि जिस पे सरकार चले तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। सिर्फ इसका मोटिव यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं इसको बार बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये लंबा शब्द पड़ जाएगा, तो फिर आपको भी बार बार वही सुनने में फिर टाइम का ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए हम इसको शॉर्टली में डीपीएसपी भी कहते हैं, डीपीएसपी भी हम इसको कहते हैं, जो कि हमने आपको पीछे बताया कि डीपीएसपी का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी एम टू स्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपी एम टू इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट की इस्टेब्लिश करने की ये बात करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्याय की बात होगी तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, लेकिन दोस्तों जब बात होगी लोकतंत्र की तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, दो लोकतंत्र की बात की गई दोस्तों। ये पीसीएस के प्री में क्वेश्चन आया था कि किन दो लोकतंत्र की बात की गई, क्योंकि सब न्याय की बात याद करके जाते हैं कि किस न्याय की बात की गई है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात की गई है। और जब लोकतंत्र की बात होगी तो आर्थिक और सामाजिक ही आएगा। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात हुई है दोस्तों, इसको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसको मतलब कानून लागू नहीं कर सकता है, कोर्ट इसको लागू नहीं कर सकता है। इसको जैसे फंडामेंटल राइट्स थे तो उनके लिए आप कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अब मैं आपको सीधा सा रीजन बता दूं। जैसे कोई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, उसमें वो मैनिफेस्टो में वादा करती हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे। तो अगर वो चीज़ें वो नहीं कर रही हैं, वो वेलफेयर स्टेट बनाने में सहायक नहीं हो रही हैं सरकारें, तो आप क्या करिए, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, आप उनको अपने वोट से जवाब दीजिए। इस चीज़ को हम वोट से इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसको हम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते हैं, तो हम इसका फैसला अपने मताधिकार से भी कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए इसको सीधे से आप याद करिए कि डीपीएसपी को कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। द डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। द डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और ये जस्टिसेबल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप, जैसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा था तो आप न्यायालय चले जा रहे थे, लेकिन ये इसमें आप कोई भी नहीं कर सकते, ये न्यायोचित नहीं है दोस्तों। इट इज़ अ नॉट जस्टिसेबल। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों को आप डिफरेंट करके पढ़िए दोस्तों। जैसे कि उसमें वो इन्फोर्सेबल था, ये नहीं है, वो जस्टिसेबल था, ये जस्टिसेबल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको 2 पॉइंट बता दिया कि ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है और ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि हमारा जो ये डीपीएसपी है दोस्तों, बेसिकली ये 3 प्रिंसिपल्स पे डिवाइड है। यूजुअली ये 3 प्रिंसिपल्स पे डिवाइड है दोस्तों। तो हम इसकी बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम बता दें आपको, they are usually classified into 3 types: गांधीयन, सोशलिस्टिक एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। उन्हें आमतौर पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी सिद्धांत। दोस्तों जैसा कि ये थोड़ा आप इसको आप दुर्भाग्य भी कह सकते हैं हमारे संविधान का, कि जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, जब शुरू हुआ तब तो गांधी जी थे, लेकिन जब बन रहा था तो 48 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी। तो अगर गांधी जी होते तो हम उम्मीद कर सकते हैं तो संविधान जैसा हम देख रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता। तब भी डीपीएसपी में कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों को लिया गया है, गांधीवादी जिनको हम कहते हैं, गांधीवादी विचारों को लिया गया है दोस्तों। इसीलिए हम इसमें पढ़ेंगे तीनों की: गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है दोस्तों,
फिर हम पढ़ते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल्स में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं, बस बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड होते हैं। लेकिन अब क्या है कि दोस्तों एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तो हमको हर चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अब हमको इम्पोर्टेंट नहीं, हमको हर चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, हर एक आर्टिकल याद करना पड़ेगा दोस्तों, हर आर्टिकल का क्लॉज याद करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दोस्तों, जितना आर्टिकल दिया गया सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप एकदम तैयार हो जाइए कि अब आपको सब कुछ याद करना है, क्योंकि तभी कंपटीशन निकलेगा जब आपको लगभग चीज़ें पूरी याद रहेगी। अगर आप इंपॉर्टेंट देख के पढ़ेंगे, ट्रिक देख के पढ़ेंगे, तो आपको कुछ नहीं याद होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और एक एक आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि गांधीयन प्रिंसिपल मतलब गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 40, 43, 43 भी, 46, 47, 48 आप सीधे से याद कर लीजिएगा। 40 में ग्राम पंचायत वाला था, तो गांव का जब वो गांधी जी आंदोलन कर रहे थे तो उनका था कि गांव स्तर पे भी एक सरकार का मतलब बने, सरकार का भी नेतृत्व हो, सरकार का गठन हो। तो इसीलिए ग्राम पंचायत बनी, जो कि 1992-93 में संवैधानिक रूप भी लिया, वो बनी। तो इसी क्रम में हम बताते हैं आपको 40 याद कर लीजिए, 43 भी, 46, 47, 48 ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि गांधीवादी सिद्धांत तो आप याद ही कर लीजिए कि कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ उदारवादी सिद्धांत में लिबरल प्रिंसिपल्स पे कौन कौन से आते हैं। तो अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50, 51। जैसे 44, 45 याद हो गया, उसके बाद 46, 47 नहीं है, 48, 49, 50, 51 ये चारों। तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा दोस्तों, इन चीज़ों का कोई ट्रिक नहीं। और अब मैं कह दूं कि आप 2 आर्टिकल याद कर लीजिए, आपका पेपर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब आपको सारे आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्या है। अब तो सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे अब 4-5 आर्टिकल्स हैं, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट मैं बताऊं। कुछ भी आप करिए, बाकी के चाहे अनुच्छेद याद करिए ना करिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स और ये डीपीएसपी इनको तो आप पूरा याद ही कर लीजिए दोस्तों। एटलीस्ट इन दोनों को तो पूरा याद ही कर लिए, दोनों पार्ट तो आपको पूरा एकदम याद होने चाहिए। कोई पूछे तुरंत आप जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, इसमें अनुच्छेद 38 की बात की गई है, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 47, आर्टिकल 38, 39A, 41, 42, 43A, 47 की बात की है दोस्तों। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जिसमें समान इनकम जो होती है, आय होती है, सबकी आय को मतलब एक समान लाने का प्रयास किया जाए, जो असमानताएं हैं आय में उनको कम किया जाए, इनकी भी बातें की गई इसमें दोस्तों। तो इन्हीं सब का जैसे अलग अलग का गांधीयन प्रिंसिपल्स में हमने डिवाइड किया, लिबरल प्रिंसिपल्स में हमने डिवाइड किया, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में हमने डिवाइड किया। तो इन चीज़ों को हमने अलग अलग बांटा है, इन चीज़ों को हम अभी पढ़ेंगे भी अलग से विस्तार से। तो ठीक है दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया ही था कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4 में ये लाई करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 36 दोस्तों, आर्टिकल 36 इज अ इम्पोर्टेंट बट आई ऑल्सो डिफाइंड इन द पार्ट 3। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए कि स्टेट की इसमें डिफिनीशन दी गई है। स्टेट की डिफिनीशन हमने जैसा कि आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स में। अगर आप वो वीडियो ना देखे हो तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेट की एक बार और बता दे रहा हूँ कि स्टेट की डिफिनीशन यही है कि मतलब स्टेट मतलब सिर्फ स्टेट नहीं, राज्य की बात नहीं की गई इसमें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भी जितने निकाय आते हैं भारत की टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में, उन सब की बात की गई दोस्तों। तो इसमें सेम डिफिनीशन है स्टेट की, इससे आप परेशान मत होइए दोस्तों। जो आपने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, सेम आर्टिकल 36 में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है द स्टेट हैज़ द सेम डिफिनीशन एज इन पार्ट 3। पार्ट 3 कहाँ से था? पार्ट 3 12 to 35 तक था। तो दोस्तों इसीलिए हमने इसमें लिख दिया है कि पार्ट 3 में जो डिफिनीशन है वही इसमें सेम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ,
राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 में है, इसको हमने आपको बता ही दिया है। राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 में है, बस अनुच्छेद 36 यही कहता है। अब अनुच्छेद 36 एकदम आसानी से याद कर लीजिए, जो 12 में वही 36 में, जो 12 में वही 36 में। क्योंकि जब कोई पार्ट शुरू होता है तो फंडामेंटल राइट्स के जो पहला अनुच्छेद है 12 वो भी सेम है। जो अनुच्छेद इसमें 36 है पार्ट 4, पार्ट मतलब 4 जो है डीपीएसपी उसमें भी वही है, तो दोनों सेम है। आप 12 और 36 एक साथ याद कर सकते हैं। 2 आर्टिकल क्लियर हो गए आपके, इसी तरीके से मैं बता दिया आपको। बाकी मैं कंटेंट दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करता हूँ, आपको जिस चीज़ में समझ में आया उसी में पढ़िए। जहाँ तक कि मैं बता भी देता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको कोई कोई वर्ड रहता है किसी को नहीं आता है, तो इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप कर देता हूँ, जैसे कि आपको ये समझ में आए। मैं मेहनत करता हूँ इतने इसलिए कि हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश में दोनों में टाइम बहुत लगता है दोस्तों, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को दोनों में समझ में आए। कुछ भाई बहन हैं जिनको हिंदी में समझ में आता है, कुछ भाई बहन हैं जिनको इंग्लिश में समझ में आता है, तो जिनको जिस चीज़ में समझ में आए दोस्तों वो उसी में समझ सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि आप दोनों भाषाओं को आप एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश का भी कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश के पेपर्स में आते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे आपको क्लियर रहेगा। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, और हिंदी तो मातृभाषा है ही दोस्तों, वो तो आनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 37 जो है सीधे सिर्फ यही लिखा गया है इसमें। मैं इसका सार बताता हूँ, मतलब इसका जान लीजिए कि एक छोटा सा सारांश इसका मैं बता दे रहा हूँ, जो इतने शब्दों में लिखा है कि ये इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। जैसा कि हमने आपको बता दिया है, ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों, मतलब इसको लागू करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनीय करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इन चीज़ों को सुप्रीम मतलब सरकारें पालन करें, राज्य पालन करे इसका, तो हमारा एक राज्य बहुत वेलफेयर स्टेट बन सकता है, कल्याणकारी राज्य बन सकता है। ये बहुत सहयोगी होगा हमारे राज्य के विकास में, हमारे देश के विकास में इसका बहुत अहम किरदार होगा दोस्तों। अगर इसको हम लागू करने में सक्षम हैं, तो लागू करने में अगर सक्षम है, अगर हम इसको लागू करते हैं तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा दोस्तों, हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा आपको, नहीं तो आपको लगेगा कि ये समझ नहीं है आपको। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेल पार्ट 4 सेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ in any code, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in governance of country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। देखिए बहुत सीधी सी बात है, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसमें यही है दोस्तों कि भाग 4 में जो बात की गई है, ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है कह सकते हैं आप। हाँ, लेकिन अगर इसको सरकारें इसका पालन करें तो एक हमारा राज्य एक बहुत अच्छा राज्य बन जाएगा, कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। बस इसमें यही बात की, सामान्य से आप याद कर लीजिए कि इसमें अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी की बात की गई, जो कि अपरिवर्तनीय है, बस बाकी कुछ नहीं, और सब आप भूल जाइए। बस याद कर लीजिए कि इसमें अपरिवर्तनीय होने की बात की गई है। ठीक है, मतलब परिवर्तनीय नहीं है, कोर्ट द्वारा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब बस आप इसको याद करिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 38 दोस्तों सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि अगर जस्टिस की बात की जाएगी दोस्तों तो सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय दोस्तों आय, स्थिति, सुविधाओं के अनुसार मतलब सबको समानता मिले, इसमें इसी की बात की गई दोस्तों। ये अम्बेडकर साहब ही इसको सोचते भी थे कि ये चीज़ें देश में लागू हों और सब समान हो सबको। जैसे हमारे देश में क्या दोस्तों, मैं आपको ये न्यूज़ दिखा दे रहा हूँ, इंडिया वेरी अनइक्वल, टॉप 1% ऑन 33% ऑफ द कंट्री वेल्थ, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट द्वारा इसको कहा गया है। इसको कहा गया दोस्तों कि भारत बहुत अनइक्वल है,
क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमारे देश में ऐसा है कि 33% लोगों का पैसा, मतलब देश का पैसा सिर्फ 1% लोग ऑन करते हैं। 1% लोग के पास है। सुन लिए, मतलब 33% लोगों के पास जो पैसा है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो सोच लिए कितनी असमानता है। इसी को कम करने की बात की गई है दोस्तों। असमानता को कम करने की बात अनुच्छेद 38 में की गई है। तभी तो सामाजिक न्याय आएगा, आर्थिक न्याय आएगा दोस्तों, राजनीतिक न्याय रहेगा। अगर ये चीज़ें अनइक्वल, मतलब जो अनइक्वल है इनको इक्वल किया जाएगा। अब जैसे इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ये लिखा है मिनिमाइजिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अवसर और जो सुविधाएं हैं, जो स्थितियां हैं और जो आय हैं, उनमें जो इनइक्वलिटीज हैं, असमानता हैं, उनको कम करने की कोशिश राज्य करें। एक ही लोग सारा पैसा लेके बैठे हैं। 1% लोगों के हाथ में 33% देश का पैसा है। सोच लीजिए आप कितनी इनइक्वलिटी है। इसी की बात की गई है दोस्तों, इसी की बात अनुच्छेद 38 में की गई है। ये मैं आपको हिंदी में एक बार दिखा देता हूँ। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की बात इसमें की गई है दोस्तों। मेन चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है। बाकी आप उसके बाद याद कर लीजिएगा, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की बात की गई है दोस्तों। आपको दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। न्याय कितने हैं? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, 3 न्याय हो गए। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, 3 जस्टिस की बात की गई है। और अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, कितने डेमोक्रेसी की बात पीछे की गई थी, मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी में कितने डेमोक्रेसी की बात की गई है। सोशल, इकोनॉमिक 2, सोशल, इकोनॉमिक 2 जस्टिस की बात की गई दोस्तों। आपको कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैं एकदम आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। न्याय 3 और लोकतंत्र 2 होगा। लोकतंत्र की बात जब होगी तो 2 होगा, 2 डेमोक्रेसी होगी। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय 3 हो गए। उसके बाद लोकतंत्र की जब बात होगी, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, इन 2 की बात की गई डीपीएसपी में। विशेषकर 38 में जब आप पढ़ेंगे तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है। बाकी आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में जो असमानता है उनको कम करना है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिए, जो असमानताएं हैं उनको कम करने की बात इसमें की गई है। अब दोस्तों मैं आपको आर्टिकल 39 की बात करता हूं। जैसा कि मैंने इसको आपको बता ही दिया कि इंडिया बहुत अनइक्वल है, क्योंकि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट इसको कहता है कि 1% लोगों के पास 33% लोगों का पैसा है। तो सोच लीजिए कितने अनइक्वल है, कितनी अनइक्वलिटी है हमारी कंट्री में। ये वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट इसको बताती है दोस्तों कि 1% लोगों के पास 33% लोगों का पैसा है, मतलब पूरे देश का पैसा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों इसमें आर्टिकल 39 की मैं बात करता हूं। सभी नागरिकों को आजीविका पर्याप्त साधन का अधिकार, मतलब दोस्तों सबको जीने का एक, सभी नागरिकों को आजीविका अपनी प्राप्त करने का साधन का अधिकार होना चाहिए। अधिकार क्या दोस्तों, अधिकार तो आप कह ही लेंगे, बट इसमें अगर राज्य चाहे तो कर सकता है। क्योंकि अधिकार, इसको हम बेसिकली अधिकार राइट्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में तो आप परिवर्तनीय है। हाँ, लेकिन राज्य सब सक्षम हो जाए तो सब इंसान के बारे में सोचे कि इसको ऐसे किया जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे राशन वगैरह दिया जाता है और सब दिया जाता है, तो उन सब चीज़ों को इसमें बात की गई है दोस्तों। सस्ते दाम पर जो राशन वगैरह मिलता है, तो उन सब चीज़ों की बात की गई। जैसे दोस्तों भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि सामान्य भलाई की सेवा की जा सके। दोस्तों ऐसा है कि भौतिक संविधानों का, जो भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है, जैसे कोई भी रिसोर्सेज हैं उनका समान वितरण हो। ये नहीं कि एक ही लोग लेके बैठे हैं, गरीब मर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। जो है उसका समान वितरण हो। जो संसाधन है हमारे देश में, जो संसाधन है कुछ भी है, उनका समान वितरण हो, सबको मिलना चाहिए दोस्तों। ऐसा राज्य जब सक्षम हो तो कर सकता है। बस वही है ना कि हर बात में हम यही बोलेंगे जब राज्य सक्षम हो तब कर सकता है। अब इसको आप समझिए कि राज्य सक्षम होगा तो इसको करेगा। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हाँ, लेकिन ये राज्य को सलाह दी गई है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका राज्य कल्याणकारी राज्य बनेगा, हमारा राष्ट्र कल्याणकारी बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य को कुछ हाथों में धन की एकाग्रता से बचना होगा। मतलब हमारे देश में कुछ ही लोगों के पास पूरा पैसा चला जाए, इन चीज़ों से बचना होगा। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पैसा चला जाए, इन चीज़ों से हमको बचना होगा दोस्तों। मतलब सबको रोजगार मिले, सबको कार्य मिले। ऐसा नहीं है कि एक ही बैठा है पूरा पैसा लेके, एक ही आदमी पूरा पैसा लेके बैठा, ये चीज़ें नहीं। इनको कम करना पड़ेगा दोस्तों, धन की एकाग्रता से बचना पड़ेगा। ठीक है, आप पॉइंट पॉइंट याद कर लीजिएगा तीनों। ये तीनों में यही है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह हो कि सबको व्यवस्थित किया जाए, सामान्य हर नागरिक तक उस चीज़ को पहुंचाया जाए। अब आगे बताते हैं दोस्तों। अब सभी नागरिकों को आजीविका के प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। अधिकार क्या दोस्तों? सबको प्राप्त हो। जब राज्य सक्षम होगा तो उनकी बात करेगा, सबको आजीविका प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, हम इसकी बात आपसे कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट बता ही दिया था, राज्य को कुछ हाथों में धन की एकाग्रता से बचना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हमने बता दिया कि राज्य को कुछ हाथों में धन की एकाग्रता से बिल्कुल बचना होगा। ये नहीं कि एक ही लोग सारा पैसा लेके बैठे और गरीब मरे, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है दिन पर दिन। ये चीज़ें रोकनी हो। ठीक है दोस्तों, मतलब सारा पैसा एक ही लोग के पास ना जाए, इसको इसमें कहा गया। अब 39A की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं कैपिटल ए देखें तो जान लीजिए उसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये हमारे बेसिक संविधान में नहीं था, मूल संविधान में ये नहीं था। ये हमारे मूल संविधान में नहीं है दोस्तों, नहीं था, लेकिन इसको हमको ऐड किया गया है। तो दोस्तों कब ऐड किया गया इसको मैं पहले बता देता हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बात की गई है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात की गई है, फ्री लीगल एड एंड एडवाइस की बात की गई है। कोई भी गरीब है उसको न्याय सबको मिलना चाहिए दोस्तों। जैसे कि अगर कोई वकील नहीं कर पा रहा है तो उसको वकील मिले, उसको कानूनी सहायता मिले, इसकी बात की गई है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी बात की गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 39A में सिंपली यही है, आप याद रख लीजिएगा कि सबको समान न्याय मिले, और अगर उसके पास वकील करने का पैसा नहीं, उसको कानूनी सलाह लेने के पैसा नहीं है, तो उसको मुफ्त कानूनी सहायता राज्य द्वारा प्रदान किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसी की बात की गई इसमें, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था 1976 में, आपातकाल के दौरान। 1976 की जब बात आएगी दोस्तों, आपातकाल याद रखिएगा, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपातकाल के दौरान हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 40, ये गांधी जी का बहुत बड़ा सपना था कि इसको गांव स्तर पे भी, ग्राम स्तर पे भी नेतृत्व हो। जैसे कि केंद्र स्तर पर है, राज्य स्तर पे, वैसे गांव के स्तर पे भी चुनाव होने चाहिए। तो दोस्तों गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायत हो, उसका संगठन हो, गठन हो। तो इसीलिए दोस्तों इसकी बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इसको मैं संगठन नहीं, इसको आप गठन कर लीजिए, सॉरी गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई अनुच्छेद 40 में। कोई बहुत बड़ा अनुच्छेद, इसमें बहुत सारे शब्द नहीं है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत, मतलब अनुच्छेद 40 में बात की गई है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। दोस्तों मैं इसलिए पूरे शब्दों में लिख देता हूँ, जैसे कि आपको ये चीज़ें दिक्कत ना हो। आप अगर शॉर्ट नोट भी बनाना चाहते हैं तो इससे आप पीडीएफ से बना सकते हैं। बाकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आज यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो उससे आप मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा दोस्तों। क्यों दोस्तों, हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, पेपर चलता रहता है तो पढ़ाई होती रहती है, तो वीडियो बना लेते हैं अपना, आप लोगों को भी समझा देते हैं। बाकी तैयारी ऐसे चलती रहती है, तो आप जब मुझे समय मिलेगा, आधा घंटा 1 घंटा, तो मैं आपके सारे प्रश्नों का मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 41,
आर्टिकल 41 दोस्तों ऐसा है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इसमें कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार की बात की गई। फिर वही दोस्तों, अधिकार ऐसा है कि अधिकार तो नहीं, लेकिन हाँ अगर राज्य सक्षम हो तो इन चीज़ों को प्रदान कर सकता है। अधिकार लिखा गया है, मतलब कि सारे नागरिकों को कुछ विशेष मामलों में काम और शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार मिलना चाहिए। अगर राज्य सक्षम हो तो उसको उनको प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 41 यही है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस की बात की गई है, जिसमें कुछ विशेष मामलों में उनको काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार मिले। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, अगर सरकार उसमें सक्षम हो तो उनको ये चीज़ें प्रदान करे। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करे अगर राज्य सक्षम हो, तो इससे हमारा राज्य कल्याणकारी बने, वेलफेयर स्टेट बनने में हमको और अच्छे वेलफेयर स्टेट बनने में हमको मदद मिलेगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इन चीज़ों को अगर सरकार लागू करे तो हम और आगे से और जल्दी से प्रगति करेंगे, विकास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़कर इसमें दोस्तों काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान की बात की गई। जैसे दोस्तों प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जैसे कोई काम कर रहा है तो उसमें न्याय संगत हो, मानवीय परिस्थितियाँ जैसे देखी जाए, किसी के साथ मानवीय अत्याचार ना हो, और जैसे कोई महिला है वो काम कर रही है, उस प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको मैटरनिटी लीव मिले उसके शिशु के लिए। तो दोस्तों इसकी बात की गई, मातृत्व राहत का प्रावधान इसमें बात की गई है। सामान्यतः यही है कि काम की न्याय संगत, जैसे कोई कहीं भी काम कर रहा है तो उससे मानवीय व्यवहार किया जाए, अमानवीय व्यवहार उससे ना किया जाए, चाहे महिला हो पुरुष हो। हाँ, महिला के केस में ये देखा गया है कि उनको अवकाश प्रदान किया जाएगा, उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी दोस्तों, रिलीफ मिलेगा। जैसे कोई महिला है, उसके बच्चे हैं, उसके छोटे बच्चे हैं, तो उसको नवजात शिशु को जो रहेगा उसको लाने के लिए, उसको देख रेख के लिए कोई और भी वहाँ पे रहे, ऐसा कुछ प्रावधान करे कि वो काम कर सके दोस्तों, जैसे दिक्कत ना हो। तो इन चीज़ों की बात की गई दोस्तों। आर्टिकल 42 में यही है कि काम की न्याय संगति और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान इसमें है। ठीक है दोस्तों, हम जैसा कि हम बता दिए दोस्तों आपको, आर्टिकल 42 तक मैंने आज आपको कवर किया। उसके बाद दोस्तों जो आर्टिकल बचे हैं उनको हम अपने आने वाली क्लासेस में करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 36 to 51 बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो इनको हम एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकते, एक वीडियो के माध्यम से नहीं ख़त्म कर सकते। इसीलिए हमको दोस्तों ये चीज़ें थोड़ा टाइम लगेंगी ख़त्म करने में, तो आप घबराइए मत, अच्छे से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, वीडियो को आप देखते रहिए और लोगों को तक ये शेयर करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो दोस्तों जानकारी की चीज़ें हैं सबको समझनी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसमें हम आपको आगे बताते हैं कि हम हमारा टेलीग्राम का जो PDF के लिए चैनल है उसके लिए हम उसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ, शायरी कोट्स के साथ वीडियो का अंत होता है, तो इसीलिए मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। ये रास्ते ले जाएंगे ऊंचाइयों के शिखर तक, ये रास्ते ले जाएंगे ऊंचाइयों के शिखर तक, हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने न दिया हो। ये रास्ते ले जाएंगे ऊंचाइयों के शिखर तक, हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने न दिया हो। आप मेहनत करते रहिए, आप धीरे धीरे करते रहिए मेहनत, दोस्तों सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप मन से पढ़ते रहे, डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आप बस पढ़ाई कंटिन्यूसली करिए, ये नहीं दोस्तों कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 4 घंटे पढ़ लिए, ऐसा नहीं दोस्तों। आप 4 घंटे ही पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। जो भी करिए एक रेगुलरिटी के साथ करिए, रोज़ होना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।